नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो भी दरोगा के लिए पढ़ाए थे उसी का दोस्तों ये नोट्स है। ठीक है, तो देखिएगा, प्राचीन भारत का है जो चैप्टर नंबर आपको हो जाएगा ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को सब चैप्टर करा दिया हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए आज का हम लोग देखते हैं ब्रह्म समाज। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को दोस्तों मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं शुंग वंश, जो 185 से 73 BC तक रहा था। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। इस वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी इन्हें विदेशिया को बनाया। विदेशिया का पुराना नाम आपको हो जाएगा वैश्यनगर, MP में है जो। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का एक कट्टर ब्राह्मण था, जो यह 36 वर्ष तक शासन किया। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। किसको जाता है? शुंग को जाता है। इस वर्ष का शासन 112 वर्ष तक चला। ठीक है, इसने बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त कराया था। कौन कराया था? ये। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोध शासक माना जाता है। ठीक है, इसका प्रमाण दिव्यावदान से प्राप्त होता है। हालांकि इनके काल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग मध्य प्रदेश के सांची स्तूप का खिलाड़ियों को तांबे के कराया, जबकि मरहू MP स्तूप की खिड़कियों की पत्थर का करवाया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरहुत स्तूप का आकार दुगुना करवाया गया था। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्तूप है वह पुष्यमित्र शुंग के काल का ही देन है। इसने समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ लिखा, मनुस्मृति लिखा, गांगी ने गंगी सहित लिखा। ठीक है, जिनसेन हरिवंश की रचना किया। ठीक है, बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय में था। पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था। इनके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए थे, विदर्भ का युद्ध और यवन आक्रमण का युद्ध। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विदर्भ बरार में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्य शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा, जिससे अग्निमित्र विजयी हुए थे। इसकी जानकारी कालिदास की रचना मालविगनी से मिलती है। नोट: कालिदास की पुस्तक मालविगी मित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा है। इनके समय 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पहले आक्रमण का नित्य डेमेस्टियस ने किया, दूसरे आक्रमण का नित्य मिलिंदर ने किया। ठीक है, मिलिंदर को बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए और इस अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदेशिया को बनाया। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इस वंश में कुल 10 शासक थे। पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, 9वां शासक भागभद्र एवं 10वां शासक देवभूमि थे। इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यवन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था, जो भागवत धर्म अपना लिया। आगे बढ़ते हैं। इसने भगवान विष्णु
के सम्मान में विदेशिया या विसनगर मध्य प्रदेश के गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण कराया था। उसने उस पर भगवान विष्णु के लिए देवस्य शब्द का प्रयोग किया। शुंग राजवंश का शिलालेख जालंधर पंजाब से मिलता है। इस काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। शुंग वंश के काल की अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ एवं मिलिनंद पन्हो नामक पुस्तक से मिलता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इस वंश के दसवें अंतिम शासक देवमूर्ति थे, जिनकी हत्या इन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी और इनके स्थान पर कण्वक वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, कण्वक वंश जो 73 से 30 BC ईस्वी। ठीक है, इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदेशिया को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। ठीक है, वासुदेव, भूमिपुर और तराय एवं सुशर्मा। ठीक है, इस वंश का दूसरा नाम कण्वाय था। यह वंश 43 वर्ष तक शासन किया। कण्व राजा को पुराण में शुंग मित्र के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, कण्व साम्राज्य पर पहला आक्रमण शक का हुआ। ये ब्राह्मण जाति के थे। इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक भूमिपुत्र था, जो 14 वर्ष तक शासन किया। इस वंश का अयोग्य एवं दुर्बल अंतिम शासक सुधर्मा थे, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुमुख आंध्र राजा ने 30 ईस्वी पूर्व में कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवाहन वंश प्रतिष्ठान। इस वंश का संस्थापक शिमुख थे, जिसकी राजधानी तंगर थी। प्रारंभ में यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु यह शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण पुराण में इन्हें सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन का राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक तथा लिपि भाषा थी। ठीक है, लिपि ब्राह्मणी थी। आगे देखते हैं। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बने रहे हैं, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। ठीक है, सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था। इनकी जानकारी नाना घाट अभिलेख पुणे से मिलती है, जो उसकी पत्नी नैनिका द्वारा बनाया गया है। सातकर्णी प्रथम के दक्षिणापति था। अप्रतिहक चक्र की उपाधि धारण किया। सातकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार अंकित है। सातकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और यह राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शासक नापान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी सातकर्णी ने उस पराजित कर दिया। इसकी जानकारी महाराष्ट्र नासिक जोगलथम्बी के मील सिक्कों से मिलती है, जिसके एक ओर गौतमी पुत्र सातकर्णी एवं दूसरी नापान का नाम और चित्र है, जिससे पता चलता है कि गौतमी सातकर्णी ने शक शासक नापान को हराया था। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकालिकीय तथा काले के भिक्षु संघ को करजन नामक ग्राम दान में दिया। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश की खोज हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाया। इस वंश का अगला शासक वशिष्ठ पुल्लुमावी था। ठीक है, इनका समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नित्य रुद्रदामन कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं।
रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलली मावी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किसी जाति का सिद्ध करते हैं, ठीक। क्षत्रिय जाति का मौर्यन क्षत्रिय। किसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विशाल तथा कुलहीन कहा गया है, ठीक है, मुद्रा राजस से, ठीक है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक के लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था। रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था? तो आपको फल फूल एवं सब्जियों पर लगाने वाला कर था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। सर्वप्रथम देखिएगा, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया कि मयूर का वंशज था? तो आपका हो जाएगा गुंडेवेल, ठीक है। किस चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा जाता है? तो आपको जस्टिन हो जाएगा, जस्टिन ने। किस इतिहासकार ने विवरण के पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायक याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? आपको हो जाएगा प्लूटोंक। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है? तो बहुत स्रोतों पर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल राष्ट्रीय ने जूनागढ़ गिरनार का सिंदूर निर्माण करवाया था? तो आपको हो जाएगा पुष्पगुप्त ने, ठीक है। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधुओं की शिष्यता ग्रहण की थी? तो आपको हो जाएगा भद्रबाहु की। हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना अर्थशास्त्र का, ठीक है। मौर्य काल में किस नगर को विश्व में नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी? तो आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराणों में से किस द्विज शर्म की संज्ञा प्रदान की गई? तो चाणक्य हो जाएगा, ठीक है। मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? इंडिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्ग की रक्षा करता था? तो आपको अंतपाल हो जाएगा। यूनानी स्रोत में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया था? तो आपका हो जाएगा अमित्र केटस। चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को चोरक दामन मरुवक शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है ये थे तो मसाले हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा गया धर्म महामंत्र, ठीक है। किन स्तंभोलेखों से ज्ञात होता है कि उसे विक्त रज्जुक प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जानकर धर्म का प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया, ठीक है। स्तंभ लेख 3 एवं 5 से, ठीक है। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसके अभिलेख में क्या कहा गया? धम्मा हो जाएगा। दिव्यावदान। अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है? तो उपगुप्त को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? तो आहनरु एवं पुननारु, ठीक है। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा गुण
पुरुष कहा जाता है। मौर्य काल में दैवारिक किसे कहा जाता था, तो राम प्रसाद के रक्षक को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किस स्तंभ लेख में अशोक ने सातों अभिलेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था, तो आपको उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, मौर्यकालीन में कटक शोधन था, तो आपको फौजदारी न्यायालय हो जाएगा। मगध में 12 वर्ष लंबे अकाल का किस साहित्य कृति में जिक्र मिलता है, तो आपको हो जाएगा परिशिष्ट पर्वत। ठीक है, अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध धम्म संघ को अपनी अवस्था की घोषणा की थी, तो भब्रू शिलालेख हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम अभिलेख के वेद और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया था, तो आपको हो जाएगा टर्नल महोदय। ठीक है, पाटलिपुत्र में गणानंद से मगध का हिंसा का छीनने से पहले चंद्रगुप्त किन प्रदेशों को जीत चुका था, सिंध और पंजाब को जीत चुका था। नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञान शासक कौन था, तो बिंबिसार था। ठीक है, अशोक ने शिलालेख में उल्लिखित ताम्रपणी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ, तो श्रीलंका के लिए। किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था, तो आपको राजतरंगी से था। ठीक है, अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है, तीर्थ का हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे कहा जाता है था उपदा परीक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रवचन प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो आपको निग्रोध के कारण। ठीक है, चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, उस पर अपना अधिकार कर लिया, तो आपको हो जाएगा प्लूटार्क का। ठीक है, अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य का प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रखा था, 5 हो जाएगा। ठीक है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में विस्तारता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी, तो राजतरंगी से हो जाएगा। ठीक है, किन शिलालेखों में खरोष्टी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपको हो जाएगा मानशहर एवं शहबाजगढ़ी। ठीक है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई थी, तो जेम्स प्रिंसप को। ठीक है, किस इतिहासकार के द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्रेयांश प्राप्त किया गया, तो आपको हो जाएगा डॉक्टर भंडारक के द्वारा। ठीक है, किस अभिलेख का नाम अशोक मिलता है, तो मास्की एवं गुजरी में। ठीक है, पुराणों में अशोक को कहा जाता है अशोकवर्धन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए, अशोक के कलिंग पर आक्रमण किया अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक के माता का क्या नाम था, सुबदांगरी था। ठीक है, भारत में शिलालेखों का प्रवचन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो शिलालेख, स्तंभ, गुहा लेख। ठीक है, अशोक ने शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। अशोक के स्तंभों की संख्या 7 है। ठीक है, रज्जुक थे, मौर्य शासक में अधिकारी थे। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक भाषा थी। कालसी प्रसिद्ध अशोक का शिलालेख के कारण था। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। ठीक है, मौर्य काल में सीता से अभिप्राय है राजकीय भूमि से प्राप्त है। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, तो आपको हो जाएगा पुथवा ध्वज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ठीक है, पुनः विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। ठीक है, आगे देखते हैं। गाँव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के मध्य से संचालित करने की व्यवस्था का
सूत्रपात किया मौर्यों ने, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखेंगे मौर्यकाल, ठीक है, मौर्यकाल, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से ले लीजिएगा दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे मौर्यकाल जो चैप्टर को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।